हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आपके सिविक्स का पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बॉक्स अटेम्प्ट को करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने पिछली वीडियोस में आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर दिया है एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो यू जस्ट सी द फर्स्ट पिक्चर हियर। इसमें आप देख सकते हैं मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैं। इसमें आप जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। ओके, यू कैन जस्ट सी हियर, राइट। तो हम लोग पढ़ते हैं आखिर आपको कहना क्या चाह रहे हैं। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. This assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. And this picture shows some of the members of the Constituent Assembly between December 1946 and November 1949. The Constituent Assembly drafted a constitution for independent India, free to shape their destiny at last. After 150 years of British rule, the member of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. ठीक है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब को आप देख सकते हैं जो कि एड्रेस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भाषण दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 150 साल जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, उस दौरान जो हमने एक बहुत ही भीषण संघर्ष किया उनके साथ, तो हमारे जो इतने भी नेता थे उनका एक बहुत ही इस प्रकार की तीव्र मंशा थी कि हम अपनी सरकार खुद बनाएं, अपना संसद खुद बनाएं, अपना संविधान लिखें अपने हाथों से और अपने देश को चलाएं। तो जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इस दौरान जो है इंडिया की जो एक इच्छा थी, इसको रूप मिलने वाला था। इसकी मांग तो इंडिया ने तभी रखी थी, लेकिन एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने इस इच्छा को उन्होंने दबा दिया, उन्होंने नो कह दिया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनको फिर ये करना पड़ गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उस दौरान जो आपकी इंडिया थी वो ब्रिटिश पावर का हिस्सा था। तो आप अपने देश में भी वो देश आपका नहीं था, क्योंकि भाई आप गुलाम थे किसके, ब्रिटिश के। तो इसीलिए आपको ये जो युद्ध था ना, एक तरह से आपके ऊपर थोपा गया, क्योंकि भाई आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो इस दौरान जो इंडिया ने जो है ब्रिटिश की तरफ से जो है इसमें हिस्सा लिया, और इंडिया इट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन नाजी जर्मनी एज अ पार्ट ऑफ एलाइड सोल्जर्स। ओके, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें दो पावर थी आपकी, एक एलाइड पावर थे, एक्सेस पावर थे। तो एक्सेस पावर में आपके जर्मनी, इटली, जापान थे, और एलाइड पावर्स में आपके जो थे वो थे फ्रांस, फिर ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन, और चाइना की भी भूमिका इसमें मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंडिया था वो एलाइड पावर का हिस्सा था। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कौन सा देश था, ग्रेट ब्रिटेन शामिल था। और इंडिया ने तकरीबन अपने 2.5 मिलियन के आसपास सोल्जर जो हैं इसमें भेजे थे लड़ने के लिए। तो जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के पश्चात जो है जो ब्रिटेन की हालत थी वो अच्छी खासी खस्ता हो गई थी, वो बैंकरप्ट हो गया था, एंड इट्स पावर हैज़ शैटर्ड। ठीक है, तो अब उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी कॉलोनीज़ को बना के रख सके, उस पर अपनी पकड़ मजबूत रख सके। तो इस दौरान इंडिया को मौका मिला, और इसमें जो आपका यूएसए था रशिया था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बहुत ही बड़ी शक्ति बन के उभरा, और इसने जो इंडिया को सपोर्ट किया, ठीक है, ताकि वो जो है अपना एक सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसकी जो मांग थी उसको पूरा करने में। ओके, तो इसी प्रक्रिया के पश्चात जो है आपके जो राजगोपालचारी साहब थे, उन्होंने जो है डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने की 15 नवंबर 1939 को। और उनका जो एक बेस था, इनका जो आधार था, वो था एडल्ट फ्रेंचाइज, वोटिंग का अधिकार हर उस व्यक्ति के लिए जो कि 18 साल के ऊपर हो। और इस मांग को जो है ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट किया था अगस्त 1940 में। ठीक है, तो यही आपके इस बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने आपको बताई, और कुछ अलग से मैंने आपको नॉलेज दी है, ताकि आपको उस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आप जो दूसरी पिक्चर देख रहे हैं, तो इसमें मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेपाल ने जो अपने डेमोक्रेसी को बनाने के लिए, अपने देश को जो है राजा के शासन से मुक्त कराने के लिए जो भी चीज़ें की, वो हम उसको देख चुके हैं। वो बस पिक्चर आपको इंगित कर रही है। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। तो अभी हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट बॉक्स है, दिस इज़ योर अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप सब अच्छे से जानते हैं जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें पिक्चर है जो there was an extraordinary sense of unity amongst the members of the Constituent Assembly, and each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail, and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through
consensus. The above photo shows Sardar Vallabh Bhai Patel, a prominent member of the Constituent Assembly. देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका हमारे लिए एक बहुत ही अविश्वसनीय, मतलब अविस्मरणीय कहा जा सकता है, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे भारतवर्ष को खंडित होने से बचाने में। तो जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, यानी आज़ादी के पश्चात, इस एक्ट ने जो है इसने जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनको एक ऑप्शन दिया था कि भाई आप जो है, जैसे कि भारत को अंग्रेज़ों ने आज़ाद तो कर दिया, लेकिन जाते जाते वे इसके पूरी तरीके से टुकड़े कर गए थे, ये ताकि कुछ बचे ना। मतलब वो आज़ादी तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ऐसी आज़ादी देंगे कि सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने क्या किया, इंडिया पाकिस्तान, भाई मान लीजिए हमारे अंदर की एक मजबूरी थी, कमज़ोरी थी, जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान में बांट दिया था, और उसके बाद भी जो इंडिया में आपके कुछ प्रिंसली स्टेट्स रह गए थे। ठीक, तो उनके पास एक ऑप्शन था कि आप जो ये एक नए देश अभी पैदा हो गए हैं, इंडिया पाकिस्तान, तो आप चाहे तो इंडिया में विलय कर जाइए या पाकिस्तान में। ठीक है, और ये ऑप्शन उनके पास था, या यू रिमेन एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन उनके पास थे, और इस दौरान तकरीबन 500 प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि 28% पॉपुलेशन, आप समझ सकते हैं। ओके, और सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि दिस प्रिंसली स्टेट्स वे आर कम्प्लीटली सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक, तो अभी क्या इसमें गेम क्या था कि जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इस तरह की जो शर्त इनके सामने रखी थी, तो अगर प्रिंसली स्टेट्स, इफ़ दे हैव अ ऑटोनॉमी ओवर देयर टेरिटरीज, ओके, देन ब्रिटिश acquire themselves the right to appoint minister and get military support as and when they require. Okay, तो ये चालाकी थी उनकी कि भाई प्रिंसली स्टेट्स जब अपने टेरिटरी के मालिक होंगे तो भाई वो तो हमारे अंडर में ही आएंगे, तो हम जब चाहेंगे अपने हिसाब से वहाँ पे अपना मंत्री बना सकते हैं, जो कठपुतली की तरह शासन करेगा, हमारी चीज़ों को चलाएगा, और हमको जब भी कहीं युद्ध लड़ना होगा तो यहाँ से हमको मिलिट्री सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है उनकी इस मंशा को पूरा नहीं होने दिया। वो उस वक्त इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, प्लस होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है एक टास्क था जो इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स को बहुत ही बखूबी निभाया, और उन्होंने हमारे देश को खंडित होने से बचाया। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल था, जिसको कि हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और ये पिक्चर आप देख सकते हैं, एंड आई होप आप सब अच्छे से जान रहे हैं ये कौन है। ही इज़ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना पड़ेगा, और आपसे बहुत आगे के गत वर्षों में पूछा जाएगा प्रश्न, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ही इज़ नथिंग बट योर नोबडी बट डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर। ठीक है, सो डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट get some safeguards in the draft constitution, but he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services. तो अम्बेडकर साहब जो कि संविधान के जनक माने जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में एक डर था, क्योंकि ये खुद एक महार जाति से आते थे। ठीक है, दलित वर्ग से थे, तो इनको सारे कष्टों का अनुमान था, सब चीज़ों का इनको अनुमान था कि भाई किस प्रकार की चीज़ें, कैसा शोषण हमारे साथ होता आया है और आगे भी होगा। भाई संविधान तो बन गया, हमने सारे कानून बना दिए, उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि भाई आज भी जो ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, जो अपर स्टेटस में बैठे हुए हैं, वो जो हैं जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो हिंदू धर्म के हैं। ठीक है, तो आज भी उनकी भावना तो वही है उनके प्रति, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के। तो हमने इतने तो लॉ बना दिए, इतने अधिकार दे दिए, फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन कानूनों को मानेंगे या उनको ठीक प्रकार से लागू करेंगे। तो इसीलिए वो हमेशा SC STs को इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि आप जो है, आप जहाँ तक हो सके आप सरकार का हिस्सा बनिए, आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मतलब आप सरकार में भी रहिए जहाँ की आपका कानून बनाया जाए, और सिविल सर्विसेज में भी रहिए, यानी जहाँ से कि आपका कानून जो है क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, ताकि कहीं भी किसी प्रकार से आपके खिलाफ कोई काम ना हो सके। ठीक है, यानी जब आप खुद उस पद पे बैठे रहेंगे तो आपका शोषण यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ओके, तो
ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और अब हम आगे चलते हैं। सो this is your when the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise. Shri A.K. Iyer, a member, remarked that this was done with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and the decent living of the common man. ठीक है, तो सबसे बड़ी शक्ति जो असेंबली की थी, जो संविधान बनाया गया था, वो था आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जहाँ पे कि आप अपना नेता खुद चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ पे आप खुद इस बात का फैसला करेंगे कि आप शासित होंगे तो किस शासक के द्वारा होंगे, यानी आपके ऊपर कौन शासन करेगा, किस प्रकार से करेगा, और वो पूरी तरीके से आपके प्रति जवाब दे रहेगा। तो जो आपके A.K. अय्यर साहब थे, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है, वैसे तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, उसमें बहुत से मेंबर्स थे, तो उसमें से एक मेंबर ये थे जो कि ये कहते थे कि आपका जो ये एक विश्वास है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ये आम आदमी की शक्ति है। ठीक है, और ये लोकतंत्र का एक कह सकते हैं कि उसकी सक्सेस है, यानी ये उसकी क्या होगी, ये उसकी जीत होगी। ठीक है, इसी का डेमोक्रेसी का ही मतलब होता है द पावर टू वोट। ओके, और ये उन्होंने विश्वास जताया कि इससे जो है, जब हम लोकतांत्रिक शासन में इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, तो इससे जो है लोगों के ज़िंदगियों में खुशी आएगी, एक प्रबोधन आएगा, और लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसमें थोड़ा सा उठेगा, है ना। लोग अपने सामान्य जीवन से और ऊपर उठेंगे, उनके जीवन खुशहाल होगा, उनको सब आराम मिलेंगे, यानी डिसेंट लिविंग होगी। ठीक है, मतलब अच्छा उसको क्या किया जा रहा था, इमेजिन किया जा रहा था। ओके, तो अभी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, मतलब इसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री भी कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज अ बैग ऑफ बोरोइंग। ठीक, तो इसे हम बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे अंबेडकर साहब थे, उन्होंने जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो उन्होंने तकरीबन 60 ही हैज़ स्टडीड 60 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इतने इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी किया अलग अलग देशों का, देन ही हैज़ ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इस प्रकार से आपका चीज़ों को रखा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग देशों से जो है वो प्राप्त किया गया, उसके बाद उसको बनाया गया। ओके, लेट अस कम टू दिस बॉक्स नाउ। यहाँ पे देखिए, आपका जो एक राज्य है और जो सरकार है, उसके बीच में एक डिफरेंस आपको बताई गई, यानी सरकार और राज्य को आप मिलाइएगा मत, यानी स्टेट एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है। ओके, सो वी यूज़ स्टेट, okay, we use state and we are trying to distinguish from government. okay, अब देखिए गवर्नमेंट क्या चीज़ है, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज, यानी जो सरकार है, ठीक है, सरकार जिसे हम कहते हैं, ये कानून को लागू करने की एक मशीनरी है। ठीक है, यानी सरकार आपके यहाँ पे कानून को लागू कर रही है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस, और ये सरकार आपकी चुनावों के बाद बदल भी सकती है। एंड द स्टेट, ठीक है, स्टेट जो है आपका जो राज्य है, ठीक है, राज्य की बातें बता रहे हैं। अब ये जो आपका राज्य है, द स्टेट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये एक राजनैतिक इंस्टीट्यूशन है, एक समिति है। ठीक है, राजनैतिक समिति है, दैट रिप्रेजेंट्स सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी। ठीक है, यानी राज्य एक ऐसी राजनीतिक समिति है जहाँ पे लोग जो हैं आज़ाद हैं, फ्री हैं, और एक निश्चित टेरिटरी के अंदर, एक निश्चित एक सीमा के अंदर जो हैं रहते हैं। ओके, सो वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट। ठीक है, तो ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो सोवरीन है। ओके, और उस टेरिटरी में उनका क्या है, अधिकार है, इसको हमने नाम दे रखा है, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, तो इंडियन स्टेट हैड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, अब ये जो क्षेत्र है जिसको हम इंडियन स्टेट कहते हैं, उसमें जो आपकी सरकार है वो कैसी है, वो डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक है। राइट, सो द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो सरकार को और हम क्या कर सकते, कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव। हमने पढ़ा था ना, 3 तरह के आपके जो ऑर्गन्स गवर्नमेंट के हमने पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो हमने क्या बताया था, लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव माने
आपके कानून को जो इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी मीन्स जो आपका कानून व्यवस्था को देखता है, ठीक है। तो जो आपकी गवर्नमेंट है ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है, और ये जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है ये आपके स्टेट का हिस्सा है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट, राइट। द स्टेट रिफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ इट, ठीक है। तो अब ये जो आपका स्टेट है और गवर्नमेंट है, दोनों शब्दों को आप आपस में मिला नहीं सकते, ओके। और ये जो आपकी स्टेट है ये आपकी गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, राइट। तो आपको ये सिर्फ एक डिफरेंस बताया जा रहा है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, अंडरस्टूड, ओके। अब देखिए आपका जो अगला बॉक्स है, दिस इज़ योर द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपके जो मूल अधिकार जो आपको संविधान ने दिए हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट इज़ योर राइट टू इक्वालिटी, ओके, यानी बराबरी का अधिकार। तो इसमें देखिए, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, यानी जितने भी व्यक्ति हैं वो सब कानून की नज़र में एक हैं, ठीक है। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो इसका मतलब क्या है, यानी हर व्यक्ति जो उस देश में जो रहता है, उसका जो नागरिक है, वो उस कानून यानी जो उस देश के कानून के द्वारा उसका क्या होगा, संरक्षण किया जाएगा, उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, चाहे कोई भी हो, ठीक है। सबके लिए कानून बराबर है, यानी अगर एक रिक्शे वाले ने चोरी की तो उस चोरी की सज़ा, अगर उसको कुछ दिन की जेल है, और अगर उसी चोरी को किसी राष्ट्रपति ने किया तो उसके लिए भी कुछ दिन की जेल है, ठीक है। यानी कानून सबके लिए बराबर है। It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste और sex, यानी कोई भी नागरिक जो देश का है उसका आप शोषण नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके धर्म, उसकी जाति, उसके जेंडर के आधार पे, ठीक है, कि भाई वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, या फिर वो एससी है, एसटी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो इस बेस पे आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और ये नहीं कह सकते ये पुरुष है या स्त्री है तो इसको कम मिले उसको ज़्यादा मिले, इस तरह की चीज़ें अब आप नहीं कर सकते हैं। सो एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, एक्सेट्रा। The state cannot discriminate against anyone in matters of employment, but there are exceptions to this that you will read about later in the book. The practice of untouchability has also been abolished, ठीक है। और अब जो है हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है वो हर सार्वजनिक जगह पे जा सकता है। जैसे कि पहले होता था ना, भाई आप दलित हैं, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, या फिर ब्रिटिश थे तो भाई ब्रिटिश ने भी कह रखा था कि भाई आप ये ब्रिटिश एरिया के होटल में नहीं आ सकते या इस जगह नहीं जा सकते। तो इस तरह की चीज़ें अब जो ख़त्म कर दी गई हैं, अब जो भी इस देश के नागरिक हैं वो चाहे प्लेग्राउंड हो, कोई होटल हो, कोई दुकान हो, कहीं भी कोई भी जगह वो कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं। और कोई भी राज्य किसी को एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी के लिए जो है हैरस नहीं करेगा, यानी उसका शोषण नहीं करेगा कि भाई तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो ऊंची जाति के माने जाते हो इसलिए हम तुमको नौकरी देते हैं, और तुम तो शूद्र हो या वैश्य हो तो तुम हमको नौकरी हम तुमको नहीं देते, तो आप इस तरह के काम अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी राइट टू इक्वालिटी के तहत जो अनटचेबिलिटी था उसको भी अब क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए राइट टू इक्वालिटी में पहली चीज़ कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, सबको उस देश के कानून से बराबर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, किसी को भी उसके धर्म, जाति या सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, और हर व्यक्ति किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, और कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट के मामले में, नौकरी के मामले में अब किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता। और आपकी जो अनटचेबिलिटी है यानी छुआछूत है उसको भी अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ओके। ये तो ये है आपकी राइट टू इक्वालिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि आपके मूल अधिकार क्या हैं, और आपको किसी भी एक मूल अधिकार का नाम दे दिया जाएगा, एक या दो का, या फिर हो सकता है, ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपसे पूछ लेगा कि भाई आप राइट टू फ्रीडम से क्या समझते हैं या राइट टू इक्वालिटी से क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए राइट टू फ्रीडम क्या है। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, ठीक है। तो अधिकार यानी आज़ादी का अधिकार, यानी आपको पूरी आज़ादी है कुछ भी बोलने की, ठीक है, अपनी बातों को रखने का,
कुछ भी बोलने का मतलब नहीं कि आप किसी घर में जाके कुछ भी शुरू कर दो, नहीं। यानी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या सरकार की कोई नीति आपको पसंद नहीं आई या किसी ने आपके साथ कुछ अनजस्ट कर दिया, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। वह इसका रूप क्या है? लोग धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, ये सब किसका रूप है? उसी का रूप है ना। फिर जो आप अखबार में छापते हैं, ठीक है, कोई गलत चीज़ हुई तो भी अखबार में आ जाती है या फिर टीवी पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सब आप पूरी तरीके से इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ओके। और आप जो हैं किसी भी तरह का एसोसिएशन बना सकते हैं। भाई होता है ना, मजदूर संघ बन गया है, किसानों का एक अलग से संघ बन जाता है ना, यानी ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। यानी अगर किसी मजदूर के साथ कुछ गलत हो गया तो अगर मजदूरों ने संघ बना रखा है तो भाई वो फैक्ट्री के ओनर के खिलाफ क्या करेंगे? धरना प्रदर्शित करेंगे, काम ठप्प कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से वो अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो इसका ही पूरा तरीके से अधिकार आपको दे दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्या है? आप पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में जाके आप रह सकते हैं। वहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं और आप किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं। यानी अब ऐसा नहीं है कि मोची के बेटा मोची, धोबी का बेटा धोबी, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, नहीं, ऐसा नहीं। अब आप कोई भी काम करें तो आपको टैलेंट और स्किल के अनुसार मिलेगा, ठीक है। और आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम। नाउ नेक्स्ट इज योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी जब आपके ऊपर कोई अत्याचार हो, कोई आपका शोषण करे तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। अब इसके अंदर में क्या है? यानी ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, मतलब जो मानव तस्करी है ना, यानी यहाँ पे जो देश से बहुत सारी लड़के या बच्चों या महिलाओं को जो है उठा के क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ उसकी तस्करी की जाती है। मतलब या तो उनसे कुछ इस प्रकार के गलत तरीके के काम करवाए जाते हैं या उनके ऑर्गन्स को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको फिर बेचते हैं। तो आप ह्यूमन तस्करी का काम नहीं कर सकते, फिर आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, है ना। जैसे कि पहले बंधुआ मजदूर था, ठीक, तो आप इस तरह से किसी को बांध के नहीं रख सकते। फिर क्या है, तो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल तक की है, ठीक है, यानी 14 साल तक की और उससे नीचे की उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, ओके। तो ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ नेक्स्ट इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म से रिलेटेड आपको पूरी आज़ादी दी गई है। Religious freedom is provided to all citizens. Every person has a right to practice and profess and propagate the religion of their choice, ठीक है। यानी आप भारत में रह रहे हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, कोई भी धर्म के हों, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकें, ठीक है। उसको आप प्रचार प्रसार कर सकें, उसको आप किसी भी तरह से उसका अध्यात्म आप लर्न कीजिए या सिखाइए या उसका विकास कीजिए, यानी ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। आपके ऊपर किसी धर्म विशेष को थोपा नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, ठीक। अब इसमें संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या हुआ, यानी जैसे मैंने आपको बताया था अल्पसंख्यक, है ना, यानी जो संख्या में कम है, ठीक। अब इसमें कोई धर्म विशेष के लोग आ सकते हैं या भाषा विशेष के लोग, ठीक है, या किसी भी आधार पे हम माइनॉरिटीज़ को काउंट कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ हो गए, अब चाहे वो धर्म, विशेष धर्म के हों या विशेष भाषा बोलने वाले हों, वो अपना अलग से एक शैक्षिक अनुसंधान खोल सकते हैं, ठीक है। उसमें खोल के आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, ठीक है। तो आपकी उस चीज़ में कोई हस्तक्षेप करने नहीं आएगा, आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एक मूल अधिकार है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कंट्री if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state, ठीक है। यानी अब आपको जितने भी अधिकार दे रखे हैं, ओके, अभी आपने जितने अधिकार देख रखे हैं जो आपके मूल अधिकार कहलाए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन राइट्स, अगर इसमें से कोई भी ऐसा अधिकार है जिसको कि आपके राज्य ने एक्सप्लॉइट किया, यानी आपको देने से मना किया है या फॉलो नहीं किया है, तो आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ओके। ये कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा, ठीक। तो ये हैं आपके मूल अधिकार, राइट। तो अब
इसके बाद अब हम देखते हैं, ये देखिए, द अबव फोटो शोज वेरियस मेंबर्स of the Constituent Assembly signing a copy of the Constitution at its final session of 24 January 1950. The first photo from the top shows Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru signing. The second photo is Dr. Rajendra Prasad, President of the Constituent Assembly. The last photo shows the following persons. अब इसमें सब लोगों का नाम दे रखा है, ठीक है। अब चाहे आपके जयराम दास दौलत राम हैं, ठीक है, वो आपके फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। फिर आपकी राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन के साथ लोगों की फ़ोटो दे रखी है, ठीक है, जो भी आपके मंत्री हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू हो गए, आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम जितने भी नेता हैं उनकी फ़ोटो आपको यहाँ पे शो की गई है, जिस दिन की आपका जो है फाइनल कॉपी आपका साइन हो रहा था, दैट इज़ ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये सब हैं आपके बॉक्स अटेम्प्ट। और इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कैन बी कॉल्ड एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज अ बैग ऑफ बोरोइंग, ठीक है। मैंने आपको बताया क्यों, ओके। और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इट वॉजंट प्रिंटेड और टाइप्ड, ओके, इट वॉज हैंड रिटन, ठीक है, इसको हाथों से लिखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है स्पेशल रिक्वेस्ट की थी प्रेम भैरई नारायण साहब से कि आप इसको लिखिए, क्योंकि वो एक कैलीग्राफिस्ट थे और उन्होंने उनसे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप इनको लिखिए, और उन्होंने ये भी पूछा था कि आप इसका कितना चार्ज लेंगे। तो आपके जो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा साहब थे, उन्होंने कहा था कि हाँ मैं लिखूँगा ज़रूर इसको, लेकिन इसका जो चार्ज मैं लूँगा वो ये होगा कि मैं इसके हर पेज पे साइन करूँगा और इसका जो आखिरी पन्ना होगा उस पर जो मैं और मेरे दादाजी का हस्ताक्षर रहेगा, ये उनका क्या था, चार्ज था, ओके। सोचिए आप, मतलब लोग कितना उत्साहित थे, कितनी खुशी थी लोगों के मन में, ओके। और उसके बाद इसको डेकोरेट करने के लिए आर्टिस्ट बुलाए गए थे शांति निकेतन से, जैसे कि पहले मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ, जिसमें बेहौर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस जी की चर्चा की थी। तो इन्होंने इसको डेकोरेट किया था मतलब आपके जो कुछ ऐतिहासिक स्मारतें वगैरह थी, ठीक है, उनको इन्होंने इसमें दिखाया था। अब एक चीज़ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके, एंड इट हैज़ अराउंड 1.46 लाख वर्ड्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो टाइम लगा था, इट हैज़ टेकन 2 years 11 months and 18 days, राइट। एक दिन में आपका संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था, उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और आज भी जो है इनकी जो 3 ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो 3 ओरिजिनल कॉपीज़ हैं उनको जो है बहुत ही सेफली पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा गया है, एंड इट हैज़ केप्ट इन स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस, ओके, एंड इट्स पेजेस, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल गोल्ड पैटर्न से सजाया गया है। और आप अच्छे जानते हैं अम्बेडकर साहब जो इनके हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, ठीक। और इसमें जो अमेंडमेंट की भी सुविधा दी गई, अमेंडमेंट मीन्स नीड फॉर मॉडिफिकेशन, यानी अगर कोई ऐसा चीज़ इसमें लिख दिया गया है जो आगे जाके स्थिति अनुसार, लोगों के इंस्पिरेशन के अनुसार हमको चेंज करना पड़े, तो चाहे हम इसको चेंज कर सकें, ओके। और संविधान को बहुत बार अमेंड किया गया है, एंड तकरीबन 105 अमेंडमेंट हुए हैं, राइट। और इसमें जो अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है, वो लोगों के हिसाब से होते हैं, स्थितियों के हिसाब से होते हैं। और अभी जो आपका एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, ओके, इट हैज़, आई थिंक इट हैज़ गिवन टू द स्टेट अ पावर टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस, राइट। और आपके जो संविधान जो बना था, इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, तकरीबन 389 मेंबर्स थे। और इसके कुछ मेंबर्स थे जिनके नाम हम ज़ुबानी कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि अम्बेडकर साहब थे आपके, दीप नारायण साहब, फिर गोपीनाथ जी, और फिर मोहम्मद सौदिल्ला, पी सुब्बराजन, ओके, फिर आपके गोपाल स्वामी नगर थे, फिर टी कृष्ण मचारी थे, ओके। तो ये सब कुछ ऐसे लीडर थे जो इसमें सम्मिलित थे, राइट। तो इस प्रकार से हमारा संविधान जो है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। और इसके पीछे लोगों की जो मंशा थी, जो खुशी थी, वो इस चैप्टर से आपको बताया गया। और इसी के ज़रिए से हमने जो एक चीज़ अडॉप्ट की थी, वो था आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके, जो कि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी ख़ास विशेषता मानी जाती है। सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर
next chapter of the civics. So till the next class, see you. Bye bye.